कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए, घेर कर मार दिए गए, तो भी इतिहास अभिमन्यु को ही याद रखेगा, मारने वालों को कोई याद नहीं रखेगा। तो प्रशांत किशोर के जनसुराज के इस प्रयास को कोई नकार नहीं सकेगा, इतना भरोसा रखो। जीत और हार तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर मेरी नीयत ठीक है, मेरे प्रयास में ईमानदारी है, इस सोच में ताकत है, तो जीत मिलनी ही मिलनी है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं प्रशांत किशोर। हम बात शुरू करते हैं राइट ब्रदर्स से। राइट ब्रदर्स ने एक फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश की थी और तब तमाम उस दौर के बड़े साइंटिस्ट और इंजीनियर ने कहा था कि ये जो मशीन बना रहे हैं हवाई जहाज़ नुमा, ये उड़ेगी नहीं। और जब उड़ गई तो कहा कि नीचे उतरेगी नहीं, और जब नीचे उतर गई तो कहा कि इसमें कोई आदमी या कोई सामान ढोया नहीं जा सकेगा। जब सामान ढोया जाने लगा और जब आदमी लाए ले जाने लगे तो भी उनके मन में यह बात थी कि क्या ये सेफ है। तो हम राइट ब्रदर्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर जब बिहार की राजनीति में आए, पार्टी बनाई, तो कहा कि पार्टी टिकेगी नहीं। पार्टी टिकी तो कहा कि कुछ दिन में इनके पैसे खत्म हो जाएंगे और ये अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से चले जाएंगे। वो भी नहीं हुआ। अब वे कह रहे हैं कि किसी सीट पर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार से यह तय होगा कि कौन जीतेगा, किसी सीट पर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार से यह तय होगा कि कौन हारेगा, लेकिन प्रशांत किशोर का कैंडिडेट जिताएगा हराएगा लेकिन जीतेगा नहीं। तो हमने सोचा कि प्रशांत किशोर से पूछते हैं कि जो नई आलोचना है इसका क्या। कोई कह रहे हैं कि आप जिताइएगा, आप हरवाइएगा, यहाँ तक मान रहे हैं, लेकिन आप जीतिएगा नहीं। चलिए, यहाँ तक मान रहे हैं, इसी के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ जैसा आपने खुद बताया कि लोगों ने तो यही कहा कि अभी तो पैदल चलना शुरू किए हैं, कितना दिन टिकेंगे। जब पैदल चल लिए तो कहते हैं पैदल चलने से क्या होता है, दल बना लेंगे, इनको कोई मिलेगा नहीं। जब 1 करोड़ लोगों ने दल मिलकर बना लिया तो कहा अच्छा दल बना लिया तो इससे क्या होगा, दल का कुछ नहीं होगा। फिर उपचुनाव में जैसा हम लोग सोचते थे वैसी सफलता नहीं मिली तो कहा अब तो भाग जाएंगे, इनका तो कलई खुल गया, इनका तो मुट्ठी खुल गया। तो फिर पता चला कि जब मुट्ठी खुला भी तो 10% वोट आया, जिस 10% वोट लेने में भाजपा को 20 बरस लग गया। तो इस तरह की आलोचना होती रहती है। जब कोई आप इस तरह का नया प्रयास करेंगे समाज को बदलने का, समाज को सुधारने का, व्यवस्था परिवर्तन करने का, तो आपको आलोचनाओं के लिए तैयार रहना है। कोई आदमी सहजता से क्यों स्वीकार करेगा? अगर ये काम इतना सहज होता तो प्रशांत किशोर से पहले भी बहुत लोगों ने ट्राई कर लिया होता। तो काम कठिन है और इस बात का मुझे एहसास है, लेकिन कठिन है इसलिए मुझे करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा इसलिए मुझे करना है। अगर भगवान ने मुझे शक्ति बुद्धि दी है और मैं अगर इसको नहीं करूँगा तो दूसरा कौन करेगा। मान लीजिए कि करते हुए सफलता न भी मिले, तो मैं कल अपने साथियों को बता रहा था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए, घेर कर मार दिए गए, तो भी इतिहास अभिमन्यु को ही याद रखेगा, मारने वालों को कोई याद नहीं रखेगा। तो प्रशांत किशोर के जनसुराज के इस प्रयास को कोई नकार नहीं सकेगा, इतना भरोसा रखो। जीत और हार तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर मेरी नीयत ठीक है, मेरे प्रयास में ईमानदारी है, इस सोच में ताकत है, तो जीत मिलनी ही मिलनी है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। बड़े बड़े विश्लेषक भी, चुनावी विश्लेषक भी कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि आप किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं बिहार में। सबका गणित अलग कह रहा है। कोई कह रहा है कि महागठबंधन को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई कह रहा है कि एनडीए को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसको आप ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, मैं अगर आप आंकड़ों में और इस तरह के स्पेकुलेशन में न जाएं तो सीधी बात है कि नुकसान एनडीए को ज़्यादा होगा। इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि लड़ाई उन्हीं से है। अगर जनसुराज नहीं होता तो सीधा लोग, क्योंकि किसी भी हालत में लोग लालू का जंगल राज वापस नहीं चाहते हैं, तो सारी इनकम्बेंसी, सारे गुस्सा, सारे भ्रष्टाचार के बाद भी लोग कहते हैं भाई कितना भी हो जंगल राज से तो बेहतर है, तो लोग एनडीए को वोट दे देते। अब उनके सामने जनसुराज का एक विकल्प है। तो उस नज़रिए से अगर आप बिहार को बिल्कुल नहीं जानते हैं तो कॉमन सेंस ये बताता है कि नुकसान ज़्यादा एनडीए को होगा, क्योंकि फॉर्मेशन वो बड़ा है, क्योंकि उसी को समाज का एक बड़े वर्ग का वोट मिलता था। और अगर आज मैं कह रहा हूँ कि 60% लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, तो आपका शेयर ज़्यादा है, तो आप ही के ज़्यादा लोग बदलाव चाहेंगे, और बदलाव का उनको रास्ता दिखेगा तो नुकसान आपको होगा।
एक बड़ा सर्वे आया है, इस सर्वे में आप बिहार के लोगों के दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं। आपने अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं किया, लोग आपको मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, आप कैसे बचिएगा? नहीं, सर्वे का तो देखिए, सर्वे तो एजेंसियों के अलग अलग आते जाते रहते हैं। मूल बात यह है कि लोग जन सुराज की परिकल्पना से, प्रयास से जो बात हम लोग बता रहे हैं, उससे समाज का एक बड़ा वर्ग उसको ध्यान से सुन रहा है और ये कह रहा है कि नहीं, बात तो ठीक है, होना तो यही चाहिए। बिहार में सुधार अगर होगा तो ऐसे ही होगा, रास्ता तो ठीक बता रहे हैं। हो पाएगा कि नहीं, इसको लेकर अभी बहस है और बहस चलनी चाहिए। अभी 6 महीना बाकी है। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे चुनाव तो अभी कल ही है। मेरे भाई, चुनाव अभी 6 महीना बाकी है और अभी तक आपने प्रशांत किशोर को पदयात्री के तौर पर देखा। आप अक्टूबर 2 तारीख के बाद, 2 अक्टूबर के बाद दल बनने के बाद आपने संगठनकर्ता के तौर पर देखा। अब आने वाले 6 महीने में आप मुझे चुनाव के प्रचारक, कैंपेनर, स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर देखेंगे। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि 2015 में मैंने 2 जून 2015 को कैंपेन शुरू किया था, हर घर दस्तक। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 अक्टूबर में चुनाव हुआ था। 4 महीने में एनडीए की हवा निकाल दी यहाँ पर। तो अब आप जन सुराज, प्रशांत किशोर को जन सुराज का वो कैंपेन करते हुए देखेंगे, जिससे कि चुनाव परिणाम पर असर होगा। अभी तक तो जनता को समझा रहे थे, लोगों को इकट्ठा करके दल बनाया, दल बनाने के बाद उसका संगठन तैयार किया, लोगों को, साथियों को तैयार किया, कैंडिडेट्स चुनने की प्रक्रिया को पूरी की। अब जो कैंपेन का जो भी हमारी समझ है, वो सब कुछ झोंकेंगे और उसका असर आपको नवंबर में दिखेगा। कहा जाता है कि बिहार में जो राजनीतिक स्कोप है, जो राजनीतिक दायरा है, उसमें अगड़ी जाति का कोई व्यक्ति विधायक बन सकता है, एमपी बन सकता है, लेकिन नेतृत्व किसी पार्टी का करे, इसकी जगह नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप यह क्यों नहीं बताते हैं कि आपने जाति की दीवार तो काफ़ी पहले तोड़ी है, अपने जीवन में करके दिखाया है, व्यवहार में करके दिखाया है, आपने जो विवाह किया उसमें जाति की दीवार तोड़ी? नहीं, देखिए, ये बहुत सिंपलिस्टिक एजम्पशन है कि बिहार में कौन बन सकता है। जब तक नीतीश कुमार नहीं बने थे मुख्यमंत्री, उससे पहले कोई कह सकता था कि भाई कुर्मी जाति का कोई नहीं हो सकता है। जब तक लालू जी नहीं बने थे, तब तक कोई कह सकता था कि यादव समाज का कोई नहीं हो सकता है। देयर इज़ ऑलवेज ए फर्स्ट टाइम। ये बेकार की बात है कि किस जाति का, भाई नीतीश जी की जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? लालू जी की जाति की संख्या ज़्यादा है, फिर भी 15% लोग रहते हैं। कोई, किसी जाति की इतनी ताकत नहीं है कि कोई एक जाति या जाति समूह मिलकर किसी को नेता बना दे। नेता अगर आपको बनना है, तब तो समाज के एक बड़े वर्ग का समर्थन आपको चाहिए। कम से कम 30-35% लोग आपके साथ होने चाहिए। आप बताइए, किस जाति की संख्या 30-35% है? किसी की नहीं। तो नहीं है तो भाई जो भी समाज के 30-35-40% लोगों का समर्थन, उनका इमेजिनेशन कैप्चर कर पाएगा, वो आगे नेता बन सकता है। अभी तक यह बात चल रही थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर विवाद चल रहा था। आपने कहा कि जातिगत जनगणना ही छलावा है और इसके नाम पर किसी को कोई फायदा नहीं मिला। मैंने आपको कहा जातिगत जनगणना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपने कहा कि कोई फायदा नहीं। मैं बार बार ये 2-2.5 साल से कहता रहा हूँ कि भाई सिर्फ किताब खरीद लेने से आप विद्वान नहीं होंगे, किताब को पढ़ना पड़ेगा। जातिगत जनगणना हो जाने मात्र से समाज का भला नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो दलित समाज के लोगों की गणना तो पिछले 75-78 साल से हो रही है, मुस्लिम समाज के लोगों की गणना तो हो रही है, उनकी स्थिति क्यों नहीं सुधरी? जातिगत जनगणना हो या इस तरह का कोई सर्वे, कोई आंकड़ा जब आता है, उसका फ़ायदा है। फ़ायदा तब है जब उसको उपयोग में लाइए। और आज मैंने आंकड़ों से ये बताया लोगों को कि भाई जातिगत जनगणना हुई, उसमें ये निकल कर आया, सरकार ने बताया कि दलित और अति पिछड़ा समाज के 5% से कम लोग 12वीं पास करते हैं बिहार में। जनगणना हुए आज करीब 2 बरस हो गए। क्या दलित और अति पिछड़ा समाज के लोगों के पढ़ाई की स्थिति को सुधारने के लिए कोई योजना बनाई गई? क्या कुछ उसमें सुधार हुआ? उसकी बात छोड़ दीजिए। जनगणना के आधार पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 94 लाख गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। क्या किसी एक भी परिवार को 1 रुपया मिला? मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया जाएगा, 65% 75% कर दिया जाएगा। हम लोग इसका प्रस्ताव भेज रहे हैं दिल्ली में। तो भाई आपने प्रस्ताव भेज दिया, दिल्ली में आप ही की सरकार है, आप ही के समर्थन से सरकार चल रही है।
अभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं 24 तारीख को, तो कम से कम जनता को ये बताइए तो कि आरक्षण का जो प्रस्ताव आपने भेजा था उसको केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि रिजेक्ट कर दिया। ये जो बात, ये आपको दिखाता है कि इस तरह की जो जातीय जनगणना करके किसी जाति, किसी समाज, किसी वर्ग का भला करना इनका नियत नहीं है। ये तो चुनाव से पहले समाज में जातीय जनगणना के नाम पर जाति उन्माद फैलाकर वोट लेना और वोट लेने के बाद भूल जाना। जातीय जनगणना के रिपोर्ट में कितना पन्ना है, कई गो चैप्टर है, क्या विषय है, वो भी नहीं जानता है। आप तेजस्वी यादव को जाके जरा पूछिए तो कि जातीय जनगणना का जो जनगणना हुआ उसमें शिक्षा को लेकर क्या फाइंडिंग आई है, सही है गलत है, क्या मोटिव है, छोड़िए, उसको देखा तक नहीं है और बात करेगा कि जातीय जनगणना करके समाज को सुधार देंगे। ये तो विशुद्ध तौर पर समाज को बांटकर अपना वोट लेना, रोटी सेकना, राजनीतिक रोटी सेकना, वही ये लोग करते हैं। आपने कहा कि सर्वे के कारण घर घर में भाई और बहन में दुश्मनी हो गई है, भतीजा और बुआ में दुश्मनी हो गई है। तो क्या आपने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि बिहार में सोमालिया जैसी स्थिति हो गई है। तो ये बिहार का की जो ये भूमि सर्वे जो पिछले 4-5 वर्षों से चल रहा है, लैंड डिजिटाइजेशन, फिर अब उसको भूमि सर्वे का नाम दिया गया है। बिहार सरकार का राजस्व विभाग धन उगाही का, जनता से धन उगाही का सबसे बड़ा जरिया बन गया है, सबसे बड़ा जरिया बन गया है। क्यों? क्योंकि लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर, जमाबंदी के नाम पर, वंशावली बनाने के नाम पर, रसीद काटने के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर, हर वो चीज़ जो ज़मीन से जुड़ी हुई है उससे बड़े पैमाने पर पैसा लिया जा रहा है। पैसा क्यों लिया जा रहा है? कि भैया भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, लोग डर के मारे पैसा दे रहे हैं, लोग विवाद में पड़कर पैसा दे रहे हैं। और आंकड़े आए फरवरी में तो पता चला कि अभी तक सिर्फ 20% ज़मीन ही सर्वे करके डिजिटाइज हुई है। तो इस तरह से तो अगले 20 बरस तक होता रहेगा। दूसरे राज्यों ने 2 बरस में, 3 बरस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, समाज में वो व्यवस्था बनाई, सरकार दिन रात एक लगी, 2 बरस में पूरा डिजिटाइज हो गया। बिहार में ये अनवरत प्रक्रिया है। जैसे बिहार में बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रम न खत्म होने वाले कार्यक्रम हैं। हर साल बाढ़ आएगा, हर साल उसमें कमाई होगी, हर साल लूट मचेगी। उसी तरह भूमि सर्वे हो गया है। और इसका जो सामाजिक पहलू मैं बताता हूँ, इससे घर घर में लड़ाई हो गई। आप वंशावली बना रहे हैं, वंशावली बनाने में घूस लिया जा रहा है, भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, बुआ चचा में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि वंशावली में किसका नाम रखें न रखें, पैसा देकर किसी का नाम किसी ने कटवा दिया, किसी का जुड़वा दिया। और मैंने एक और आंकड़ा बताया कि पिछले साल जो बिहार सरकार के क्राइम का आंकड़ा है उसमें बताया गया है कि जो 60% मर्डर हुए उसमें 60% मर्डर भूमि विवाद से जुड़े हुए मामलों से हुए। तो भूमि सर्वेक्षण इसलिए रुकना चाहिए क्योंकि इसके नाम पर धन उगाही का एक ये जरिया बन गया है। सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर विद्वेष फैल रहा है और फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा है, उसको काम आप पूरा कर नहीं पा रहे। मेरे पास खबर है कि आप जो है बक्सर या वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, गलत खबर है। कहाँ से लड़ेंगे? जहाँ से पार्टी तय करेगी कि लड़ना है तो लड़ेंगे। कुछ तो चिन्हित किया गया होगा। कोई तैयारी नहीं? कोई तैयारी नहीं, पूरे बिहार की तैयारी है, किसी एक क्षेत्र की तैयारी नहीं। आपने कुछ दिन पहले कहा था कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, कि हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी, लेकिन अब तो पार्टी फीडबैक लेना शुरू कर दी होगी और पार्टी ने कुछ चिन्हित करने की कोशिश की होगी। कुछ तो इशारा दीजिए, आपके समर्थक जानना चाहते हैं। भाई मैंने ये कहा कि अगर पार्टी तय कर देगी कि आपको हरनौत से लड़ना है, हरनौत से लड़ेंगे, राघोपुर से कहेगा राघोपुर से लड़ेंगे, बक्सर से कहेगा बक्सर से लड़ेंगे। पार्टी को तय करने दीजिए, अभी बहुत समय बाकी है। आपने भूमि सर्वे की बात की, आपने करप्शन का जिक्र किया कि कैसे अंचलाधिकारी और DCLR लूट रहे हैं लोगों को भूमि सर्वे के नाम पर। तो देखिए, करप्शन तो हर राज्य में है, आपका क्या मॉडल होगा जो आप करप्शन रोक दीजिएगा? करप्शन रोकने के मैंने पहली हर सभाओं में कहा है कि हमारे पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है कि हम करप्शन रोक देंगे। करप्शन को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, करप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। दुनिया में जिन देशों में भी करप्शन को रोका गया है या कंट्रोल किया गया है, उन देशों में 4 बातें की गई। पहला, स्वच्छ लोगों को राजनीति में जनता ने चुनकर वो जिम्मेवारी दी। दूसरा, बड़े पैमाने पर जन भागीदारी कार्यक्रमों को बनाने में, चलाने में जन भागीदारी का इस्तेमाल किया गया।
तीसरा सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण किया गया, और चौथा बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। इन चारों चीज़ों के उपयोग से, चारों चीज़ों के को साथ में लाकर भ्रष्टाचार पर बड़े स्तर पर अंकुश लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि यहाँ बिहार में नल जल योजना बनी है। नल जल योजना में 25,000 करोड़ से लोग बताते हैं ज़्यादा खर्च हुआ, सारा पैसा बंदरबाट हो गया। आज तक यही नहीं पता चला कि कौन से नल जल योजना बनी, कौन चल रही है, कौन बंद है। अगर उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया होता तो आप बिजली के लिए स्मार्ट मीटर लगाते हैं, पानी के लिए भी स्मार्ट मीटर लगा देते, तो पटना में बैठे बैठे जानकारी होती कि मोटर कब चालू हुआ, कितना पानी निकला कि नहीं निकला। तो टेक्नोलॉजी का अगर आप प्रयोग नहीं, इसी तरह जैसे सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण की बात है, पूरी व्यवस्था मुख्यमंत्री कार्यालय और उसमें बैठे हुए 4-5 अधिकारी चला रहे हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। सारा भैया फंड रिलीज होना तो 2% हमको दोगे तो रिलीज होगा। सारा पैसा, जब पंचायती राज की परिकल्पना की गई तो उसमें ये कहा गया कि कम से कम 1/3 डेवलपमेंट का जो बजट है वो पंचायती राज के जरिए खर्च होगा। पिछले 25-30 वर्ष में बिहार में पंचायती राज से 3-3.5% पैसा ही खर्च हो रहा है। सारा पैसा विभाग, मंत्री और जो अफसर है वो तय कर रहे हैं, इसीलिए बिहार में लोगों को लगता है कि भारी अफसरशाही है। तो करप्शन तो तब रुकेगा ना जब आपकी पार्टी की सरकार बनेगी, और इसके लिए बिहार में ज़रूरत है कि गठबंधन की राजनीति चल रही है लंबे दौर से, और आप गठबंधन की राजनीति से इनकार कर रहे हैं। अभी देखिए कांग्रेस के नेता यहाँ जो आए थे, कन्हैया कुमार, जिन्होंने नौकरी दो पलायन रोको यात्रा निकाली, उन्होंने आपका नाम लेकर कहा कि प्रशांत जी आइए हम लोग सामूहिक प्रयास करें। चिराग पासवान से भी आपकी भाई ऐसा है, जो नेता, जो दल, कन्हैया कुमार सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बिहार के लिए अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन वो उस दल में हैं जो लालू का पिछलग्गू दल है, राजद का पिछलग्गू दल है। तो जिस दल ने बिहार को बर्बाद किया, 15 साल इसको गर्त में लेकर गए, उसके पिछलग्गू बनकर आप बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कैसे कर लेंगे? कन्हैया कुमार, प्रशांत किशोर या ऐसे 20 लोग साथ में आ जाएं तब भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस दल का नेतृत्व तो तेजस्वी यादव करेंगे, लालू यादव करेंगे। तो उस 15 साल में जो उन्होंने किया, क्या उनका कैरेक्टर बदल जाएगा? अभी उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनाई, आपने देखा किस तरह का लूटपाट फिर चालू किया था। तो कन्हैया कुमार हो या चिराग पासवान हो, आप किसकी संगत में हैं, आपकी क्या भूमिका है, आपकी यात्रा निकालने से क्या होगा? अगर वो लोग आते हैं, एक नया एक गठबंधन बनता है, एक नई धुरी बनती है जिसमें चिराग पासवान, कांग्रेस, प्रशांत किशोर, तो आप हाँ कहेंगे? जब तक कांग्रेस राजद के साथ है तब तक कांग्रेस की बात करना बेमानी है। कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है। ये लोग लालू का झोला ढोने वाले पार्टी हैं। लालू जी जो तय करेंगे, तेजस्वी यादव जो तय करेंगे, कांग्रेस वो करेगी। कांग्रेस की इतनी ताकत नहीं है कि वो बिहार में कुछ कर सके। ये 2-4-5 विधायक का टिकट मांगने के लिए इन लोगों को आरजू मिन्नत करनी पड़ रही है। बिहार सुधारने के लिए तो बहुत बड़ा जिगर और बहुत बड़े प्रयास की जरूरत है। कन्हैया कुमार आपको साथ बुला रहे हैं, और कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने पीछे कर दिया तेजस्वी के दबाव में, ये खबर है। करेगा ही। मैं तो वही बात आपको कह रहा हूँ भाई, कन्हैया कुमार कांग्रेस नहीं चलाते हैं, और जो लोग कांग्रेस चलाते हैं उनको मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन कन्हैया कुमार से कम मैं उनको नहीं जानता हूँ। बहुत सारे लोग कांग्रेस में ऐसे हैं जो बिहार के लिए अच्छी सोच रखते हैं, जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो लालू को मानते हैं कि लालू और तेजस्वी का राज के नेतृत्व में बिहार का सुधार नहीं हो सकता। और आज नहीं, ये 30 वर्ष से स्थिति है, लेकिन 30 वर्ष से केंद्रीय नेतृत्व जो उनका है, जो लोग कांग्रेस चलाते हैं, वो कहते हैं नहीं तुम्हें लालू के पीछे ही चलना है, तो लालू के पीछे ही चलते हैं ये लोग। इनमें दम तो है नहीं छोड़ने का, और उसमें बहुत सारे लोग छोड़कर चले भी गए कांग्रेस। तो आपके सत्याग्रह आश्रम में जब आप कार्यकर्ताओं की बैठक करते थे तो 10,000 15,000 कार्यकर्ता आते थे। गांधी मैदान में क्यों नहीं हिट हो पाई रैली आपकी? नहीं भाई, सत्याग्रह आश्रम में बैठने की संख्या 10,000 की है तो 10,000 भरा हुआ दिखता है। गांधी मैदान में बैठने की संख्या 5 लाख है तो उसमें 1 लाख आदमी भी आएगा तो आपको खाली दिखेगा। और इसमें कोई स्वीकार करने में क्या है? मैंने कैमरे पर कहा कि 1 लाख लोगों के सामने कहा कि भाई हम लोगों ने 5 लाख लोगों को आमंत्रित किया था। यहाँ की ट्रैफिक की व्यवस्था ऐसी है, प्रशासन इतना निकम्मा है कि हम लोग को परमिशन देने के बाद भी लोगों को आने नहीं दिया, और 2-2.5 लाख लोग फंसे रह गए बाहर। पटना में ट्रैफिक की जो स्थिति है तो आप देख ही रहे हैं। जानबूझकर रोका गया आपकी रैली बिल्कुल, को सफल करने के लिए। आप जाकर देख लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए। नहीं, साजिश थी कि लापरवाही? अरे भाई, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं तो मैं साजिश तो कह नहीं सकता हूँ। ये विशुद्ध तौर पर ये निकम्मी सरकार है।
निकम्मा प्रशासन है। जैसे ये अनाज नहीं बांट सकते हैं, जैसे ये बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जैसे रोज़मर्रा की ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो अगर 5 लाख लोग एक्स्ट्रा उस दिन आ रहे हैं या 4 लाख लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो उस ट्रैफिक की व्यवस्था भी नहीं कर पाए। इस वजह से पूरी लोग सुबह 6 बजे तक जाम में फंसे रहे। तो अगर लोग आए नहीं थे तो जाम में फंसा कौन? तो ये प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर से आप वो बात नहीं बुलवा सकते हैं जो वे बोलना न चाहें, तो वे वही बोलेंगे जो उनके दिल में है। और प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कोई गठबंधन की राजनीति नहीं करेंगे बिहार में।